मंच बहुत सम्मानित है और सबका नाम लूंगी तो बहुत वक्त निकल जाएगा, क्योंकि अगर किसी का छूट जाएगा तो दुख मुझे होगा आपसे ज्यादा। मेरे भाई फरिंदा के विधायक, आपके भाभी सांसद वीरेंद्र चौधरी जी, और भाभी का नाम जरूर लूंगी सुमन ओझा जी, सपा के जिला अध्यक्ष श्री विद्यासागर यादव जी, और बाकी सब लोग, आप सबको मेरा सादर प्रणाम है। क्योंकि महाराजगंज की बेटी हूँ तो उस नाते बड़ों की या तो बेटी या भतीजी लगूंगी, या तो बड़ी या छोटी बहन लगूंगी। तो आप सबसे मैं हाथ जोड़कर, मेरी भौजाई हूँ, आप सबसे हाथ जोड़ के आपका नाम नहीं ले रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँ। इस चुनाव पे बहुत चर्चा है। इस चुनाव में सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बहुत चर्चा है। क्या होगा 2024 में? सवाल ये पूछा जा रहा है कि 2024 में क्या होगा। और आप सब जानते हैं कि 2024 का चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति में 76 साल के आजाद भारत में सबसे निर्णायक चुनाव होने जा रहा है, और आप उसका निर्णय करेंगे। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझिए। आप निर्णय वोट डालकर भी करेंगे, आप निर्णय वोट डलवा कर भी करेंगे, आप चुनाव का मंथन करके भी करेंगे, आप चुनाव का प्रतिनिधित्व करके भी करेंगे। तो अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए, क्योंकि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव वो चुनाव नहीं है कि एक प्रतिनिधि उधर से है, एक प्रतिनिधि इधर से, कोई हारा कोई जीता। ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। ये चुनाव तय करेगा कि क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी या गरीब सामान्य वर्ग के लोगों की मुख्यधारा में जगह है या नहीं है। ये चुनाव तय करेगा कि महिलाओं की क्या भागीदारी है। ये चुनाव तय करेगा कि क्या देश के युवाओं को आवाज उठाने का मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ये चुनाव बहुत सी बातें तय करेगा, और इसीलिए इस चुनाव में दो तरह के लोग हैं। एक तरफ जब मैं मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जैसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे लगता है ये वो नौजवान है जो दिल में हिंदुस्तान लेके घूमते हैं। ये देश के संविधान के लिए अपनी जान देने को तैयार है। और दूसरी तरफ देखती हूँ एक हारा सा, हताश, बुजुर्ग, थका हुआ वो प्रधानमंत्री जिसको कभी कभी देखकर तरस आता है। ठेला जा रहा है, ठेल ठेल कर झूठ बोल रहा है, 10 साल से जुमले दे रहा है, चुनाव आने पर भी झूठ बोल रहा है। क्या प्रधानमंत्री है इस देश का? मुझे तरस आता है इस बात पर कि 140 करोड़ के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक ऐसा प्रधानमंत्री हमने चुना जो झूठ बोलता है। हम अपने बच्चों से भी कहते हैं झूठ बोलना गलत बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लगातार झूठ बोलता है। और ये प्रधानमंत्री जी को क्या लगता है जनता बिल्कुल बेवकूफ है, जनता को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जनता आपकी बरगलाने वाली बातों पे आएगी। मैं एक बात आपको बताता हूँ, 3 चरण हो चुके हैं, और 3 चरण के बाद एक बात पूरी तरह से साफ है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 3 चरण के मतदान के बाद ये पिक्चर शीशे की तरह साफ है, और इसीलिए 3 चरण के मतदान के बाद इस देश का प्रधानमंत्री औनी पौनी बातें कर रहे हैं। पहले चरण में मोदी जी को मुस्लिम लीग, मुगल, मटन, मछली नजर आई। दूसरे चरण में मोदी जी ब्याहताओं के मंगलसूत्र पे पहुंच गए, आपकी भैंस आपकी गाय की बात करने लगे। और तीसरा चरण आते आते अपने जिगर के कलेजे अडानी को भी नहीं बख्शा, उसको भी ढकेल दिया। ये है नरेंद्र मोदी। जब हार सामने आई तो अपने सबसे प्रिय, अपने सबसे जिगर के टुकड़े जिसके लिए 10 साल सरकार चलाई, उसको भी आग में झोंकने का काम किया। तो मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। 400 पार का नारा जिस प्रधानमंत्री ने दिया, आज वो बोलते हुए हिचकिचाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि 400 पार का नारा संविधान के खिलाफ साजिश थी, संविधान को बदलने की साजिश थी, वो आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र था। लेकिन देश ने समय रहते समझ लिया और ये देश उठ खड़ा हुआ। और नरेंद्र मोदी से इस देश के ईश्वर ने कहा, ये देश जितना अमीरों का है उससे ज्यादा गरीबों का है, ये देश जितना आपका है उससे ज्यादा हमारा है, ये देश जितना शहरों में
लाखों की गाड़ियों में घूमने वाला है उतना महाराजगंज में साइकिल चलाने वाले का है, ये देश ने कहा। और ये सुनकर नरेंद्र मोदी के होश फाख्ता हो गए और इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं और क्या हुआ है पिछले 10 साल में इस देश में? यहाँ पे मेरे नौजवान साथी हैं, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, पढ़ते हैं आप, मेहनत करते हैं, माँ रोटी रात की एक कम खाती है कि बाबू पढ़ जाए। बाबू पढ़कर गाजर मूली भेड़ बकरी की तरह गाड़ियों में ट्रकों में लग कर जाते हैं, इम्तिहान देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। किसकी जिम्मेदारी है? क्या है आपका भविष्य? यही सवाल तो नरेंद्र मोदी से पूछना चाह रहे हैं। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल सत्ता में रहने के बाद आज भी बिना हिंदू मुसलमान, बिना हिंदुस्तान पाकिस्तान किए चुनाव नहीं लड़ सकता है। नरेंद्र मोदी ने हो सकता है दाम्पत्य का सूत्र ना निभाया हो, लेकिन इस देश की करोड़ों औरतों ने ब्याहता बनकर पति के नाम का सिंदूर भरकर दाम्पत्य के सूत्र को, शादी के संबंध को निभाया है। तो जब आप कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे तो आप उन महिलाओं का अपमान करते हैं। आप देश में उन बुजुर्गों का अपमान करते हैं जो ताउम्र शादी का संबंध निभाते निभाते खत्म हो जाते हैं। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, आपको बड़ा शौक है पूछने का 70 साल क्या किया, 70 साल क्या किया? 70 साल में वो संस्थाएं बनाई, 70 साल में IIT बनाया, एम्स बनाया, IIMs बनाए, इसरो बनाया, भारत बनाया, भाखड़ा नंगर डैम बनाया, हर संस्था बनाई जिसको आज आप बेचने को तैयार हैं। और 70 साल में इस देश के संविधान को और पुख्ता बनाया, इस देश के संविधान को मजबूत रखा, इस देश के संविधान को वो ताकत दी कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब सामान्य वर्ग के लोग अग्रिम पंक्ति में आके खड़े हो। ये ताकत दी कि एक पिछड़ा एक सौ को लगड़े के सामने बैठे और उसी हक से, उसी इज्जत से बैठे। ये संविधान ने ताकत दी, ये संविधान ने किया। और इसलिए संविधान को हर कीमत पर बचाना जरूरी है और ये हर कीमत पर उसको खत्म करना चाहते हैं। ये गुरु गोलवलकर करना चाहते थे, ये मोहन भागवत करना चाहते हैं, ये मनमोहन वैद्य करना चाहते हैं, ये नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। ऐसे ही थोड़े लल्लू सिंह इनके सांसद, ज्योतिर्मयता इनकी प्रत्याशी, अनंत हेगड़े इनके सांसद, गिरिराज सिंह इनके सांसद। संविधान को बदलना है, क्यों बदलोगे संविधान को? संविधान को नहीं बदलना है, आपको मिले आरक्षण को खत्म करना है, गरीबों के मिले हक को खत्म करना है। लोगों को फिर से, हेमंत सोरेन ने एक बात कही थी और वो बात याद रखिएगा, जंगल से निकलकर हम आकर आपके बगल में क्या बैठ गए, आपके कपड़े मैले हो गए मोदी जी? ये सवाल है, किस तरह का लोकतंत्र है आज? 2 चीफ मिनिस्टर्स को आप जेल में डाल देते हैं, देश की मुख्य विपक्ष पार्टी को के अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, अखिलेश यादव जी को चुनाव की जो शाम है उस दिन ईडी का समन भेजते हैं। आपको क्या लगता है हम आपकी ईडी से, आपकी इनकम टैक्स से, आपकी सीबीआई से डरते हैं? टके के 3 नहीं है आप, आपके अंदर हिम्मत नहीं है राजनीतिक लड़ाई करने की। अगर हिम्मत होती तो आप आर पार की राजनीतिक लड़ाई करते, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स के पीछे छुपने की जरूरत नहीं पड़ती। असलियत यह है कि आपने देश की संस्थाओं को इसलिए खत्म किया है क्योंकि आप राजनीतिक लड़ाई से डरते हैं। मेरा अपना मानना है, आज अगर आपको पुलिस, आज अगर आपको प्रशासन, आज अगर आपको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज परेशान करें तो याद रखिएगा, आप भारत मां के वीर सपूत हैं, आप इस देश के लिए लड़ रहे हैं, आप इस देश के संविधान के साथ खड़े हैं, इसलिए आपको प्रताड़ित किया जा रहा है। यह असलियत है। और मैं 2 मिनट यहाँ पर जरूर बात करना चाहती हूँ। जब मंच पे राहुल जी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि ये देश जुड़ा रहना चाहिए और इस संविधान को बचाने के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, तो कहीं पर मेरी आंख भरा और मैं बता दी, एक 8 साल के बच्चे ने अपनी दादी को 32 गोलियों से छलनी होते हुए देखा, लेकिन वो डरा नहीं। 7 साल बाद उसने अपने पिता के टुकड़े टुकड़े देखे और उनको मिलाकर उनकी अंत्येष्टि करनी पड़ी, लेकिन वो डरा नहीं। वो 4,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलता है और जब उससे पूछा जाता है आपको डर नहीं लगता, तो उनको क्यों कहते हैं, मेरी सफेद टी शर्ट अगर लहू से लाल भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उस राहुल गांधी को अपना नेता मानती हूँ, मैं उस अखिलेश यादव की इज्जत करती हूँ जिनके परिवार को तोड़ने का आपने काम किया, जिनकी पार्टी को प्रताड़ित करने का आपने काम किया, लेकिन वो नहीं डरे, आपने उनका घर लिया। और असलियत ये है, इनका ठंडा घिनौना चेहरा सुन लीजिए। आज से 4 दिन पहले
अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी के साथ, जिसकी पत्नी होती है, पत्नी के साथ ही पूजा की जाती है, पत्नी के साथ पूजा करने शिव जी के मंदिर गए। उनके वहां जाने के बाद भाजपाइयों ने गंगा जल से मंदिर धोया। क्यों धोया मंदिर? कैसे धोया मंदिर? हिम्मत कैसे हुई इनकी वो मंदिर धोने के लिए? क्या दलित, क्या पिछड़े, क्या आदिवासी इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो मनुष्य नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। और यही जो आपकी गंदी, काली, घिनौनी मानसिकता है, उसी का हिसाब ये जनता करने का मन बना चुकी है और हिसाब करके रहेगी। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चले, वो मणिपुर से मुंबई गए, और असलियत यह है मोदी जी को मां से मुस्लिम लीग, मछली, मटन याद आता है, मां से महिला सुरक्षा नहीं याद आती, मां से मणिपुर नहीं याद आता, मां से महंगाई नहीं याद आती। पूछिए इन महिलाओं से किस मुश्किल से अपना खाना खर्चा चला रही है घर की महिलाएं आज। असलियत यह है कि आपने दवाई, पढ़ाई, आटे, दही सब पर टैक्स लगाया है। क्यों लगाया है? आपने युवाओं को बेरोजगार बनाया है। आज इस देश का प्रधानमंत्री मंच मंच घूमता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, रोजगार का नाम नहीं, विकास की बात नहीं, महंगाई पर चर्चा नहीं, गरीबों के लिए एक शब्द नहीं। गरीबों को बोल दिया चले जाओ अपने अपने घर, और लोग चिलचिलाती धूप में चलने को मजबूर हो गए। ये वो घोषणा पत्र है, 48 पन्नों का वो घोषणा पत्र है, जिसमें 15,329 शब्द हैं। फिर से बोलती हूँ, 15,329 शब्द, 48 पन्ने। इसमें एक भी जगह मैं भाजपा को खुली चुनौती देती हूँ, किसी को भी चुनौती देती हूँ, इसमें एक भी जगह एक वो झूठ दिखा दे जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई गलत शब्द नहीं है। लेकिन हाँ, ये घोषणा पत्र न्याय की बात करता है, ये घोषणा पत्र बात करता है युवा न्याय की। ये कहता है कि जो 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है उसको हम भरेंगे। ये कहता है, फोन रख दीजिए, ये कहता है कि 1 लाख डिग्री और डिप्लोमा धारकों को हम पैसा देंगे जब वो स्टाइपेंड करेंगे। ये कहता है कि गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, मतलब 8500 रुपए महीना। ये कहता है कि नई नई नौकरियां जो सरकारी आएंगी उसमें 50% आरक्षण लड़कियों के लिए होगा। ये कहता है कि किसान को हम कानूनी गारंटी एमएसपी की देंगे। आप 16 लाख करोड़ अपने मित्रों का माफ करिए, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। पहले ये कहता है कि जीएसटी पर, आपकी खेती पर, आपकी खाद पर, आपकी दवाई पर, आपकी खेती के उपक्रम पर जो जीएसटी लग रहा है उसको माफ करेंगे। ये कहता है कि हम मनरेगा का मानदेय प्रतिदिन 400 करने जा रहे हैं। ये कहता है कि इस देश में 25 लाख रुपए की एक हेल्थ बीमा योजना लाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी डरते हैं, ये कहता है हम गिनती करेंगे, हम गिनती करेंगे, हम आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना करेंगे, जिससे पता चले कि कितने पिछड़े, कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं जिनके लिए नीति निर्माण होना चाहिए। ये क्या गलत कहता है? इसमें कौन सी बात गलत है? हम नरेंद्र मोदी से उनकी आंख में आंख डाल के पूछते हैं, किस बात से डरते हो? गिनती क्यों नहीं करते? मैं आपके सामने 2-3 बातें रखना चाहती हूँ। नरेंद्र मोदी ने 2 हिंदुस्तान बनाए हैं। एक हिंदुस्तान जहां पर अडानी 1600 करोड़ रुपए रोज के कमा रहा है, और एक हिंदुस्तान जहां पर आपके जैसे किसान 27 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रहे हैं। 2 हिंदुस्तान जहां पर नरेंद्र मोदी अपनी सीना ठोक के बोलते हैं ये विश्व गुरु बन रहे हैं, G20 हो रहा है। उसी G20 के लिए आपको पर्दे डालने पड़ते हैं, दीवारें बनवानी पड़ती है कि गरीबों को छिपाना पड़े। इन 2 हिंदुस्तानों में हम फंसे हैं। और याद रखिएगा, अगर महाराजगंज का भला चाहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश का भला चाहते हैं, तो गठबंधन का साथ दीजिए। आप किसी भी वर्ग से आइए, आप किसी भी जाति से आइए, आप किसी भी धर्म से आइए, ये याद रखिएगा कि ये संविधान है जो आपको आपका हक देता है। ये संविधान है जो आपको हक देता है कि आपका वोट और इस देश के सबसे अमीर आदमी का वोट एक बराबर है। ये संविधान है जो हमें हक देता है कि हम एक साथ बैठकर चर्चा कर सकें। ये संविधान है जो आपको हक देता है कि अगर आपके खिलाफ कुछ हो तो आप खड़े होकर प्रदर्शन कर सके, आप अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछ सकें। तो जब संविधान खतरे में है तो इस देश के लोगों के ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है उसको बचाने की। मैं 2 शब्द जरूर वीरेंद्र चौधरी जी के लिए कहना चाहती हूँ। हमारे गठबंधन के प्रत्याशी, यहाँ पर सपा के हमारे भाई बंधु हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हमारे भाई बंधु हैं, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे भाई बंधु हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वीरेंद्र चौधरी जी
जुझारू हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, आपके लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, इनको मौका जरूर दीजिएगा। यहाँ पर विद्यासागर यादव जी ने एक बात कही कि मेरा नाम चल रहा था, ये बिल्कुल सच है। और ये भी एक सच है कि मैं सिर्फ प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड भी हूँ कांग्रेस में। और जब मुझसे कहा गया कि इस बार आप चुनाव ना लड़िए, आप ये बड़ी जिम्मेदारी निभाइए, तो मेरे मन में एक सेकंड का संकोच नहीं था कि बड़ी लक्ष्य को पाने के लिए अगर आपको कुर्बानी देनी पड़े तो वो कुर्बानी देनी। लेकिन इसी के साथ साथ मेरे मन में जरा सा भी संशय नहीं था कि महाराजगंज से उम्मीदवार वीरेंद्र चौधरी होने चाहिए। बहुत लोगों ने ट्राई किया, बहुत लोगों ने पार्टी जोड़ना तोड़ना सब कुछ किया, लेकिन हमने मन बना लिया था कि हमारे विधायक जुझारू हैं, कर्मठ हैं, युवा हैं, सही नियत से राजनीति कर रहे हैं। और अगर बदलना ही है और अगर उस चौधरी से मन भर गया है तो अगर आप चाहते हैं आपकी रेलवे लाइन जुड़े, आपकी चीनी मिले, दोबारा से शुरू हो, सदन में कोई आपकी आवाज बने, तो जरूर मेरे भाई के लिए एक बात, आप सब कार्यकर्ता यहाँ पर है, आप सब बड़े लीडर्स हैं हम सबकी पार्टी के, आप सबसे हाथ जोड़ के एक बात कहती हूँ, ये मोहब्बत और नफरत की लड़ाई है, तो मोहब्बत पहले अपने में फैलानी पड़ेगी। जरूर ऐसा होगा कि किसी को लगेगा हमें कम पूछा जा रहा है, हमें ज्यादा पूछा जा रहा है, सपा को ज्यादा पूछा जा रहा है, कांग्रेस को कम पूछा जा रहा है, कांग्रेस को ज्यादा पूछा जा रहा है, सपा को कम पूछा जा रहा है, आम आदमी पार्टी को भी ऐसा कुछ लड़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं, परिवार होना अच्छी बात है, परिवार आपकी ताकत बनता है, परिवार आपका संबल बनता है, और परिवार में थोड़ा बहुत बर्तन खटकते हैं तभी मजा आता है। तो मेरा ये कहना है 20 दिन का वक्त है, 480 घंटे वीरेंद्र भाई के नाम कर दीजिए। आप अपने बूथ को पकड़ लीजिए, अपने गांव को, अपने ब्लॉक को पकड़ लीजिए और बात बन जाएगी। बात हम सब के बनाने से बनेगी, बड़े विश्वास के साथ। राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, अखिलेश जी ने, केजरीवाल जी ने संयुक्त उम्मीदवार हमारा खड़ा किया है, और आप सबके आशीर्वाद से ये आपकी आवाज सदन में बनेंगे, ये मुझे पूरा पूरा भरोसा है। जरूर इनको जिताइएगा। यहाँ से थोड़ी बहुत जो गलतफहमी अगर हो जाती है, किसी को थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, वो आप मेरी तरफ छोड़ दीजिएगा। आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा सिर आंखों पर, लेकिन इस घर की बेटी हूं तो हक से कह सकती हूँ, इस बेटे को बहुत बार आपने 6 बार सांसद बना लिया, इस बार रोटी पलटिए। रोटी पलटनी जरूरी है भाजी, ने तो रोटी जल जाती है, रोटी पलटनी पड़ेगी इस बार। वादा कीजिए कि हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे और एक साथ मिलकर आप सबने मेरी बात सुनी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 14 तारीख को नामांकन है, उसके बारे में आप वीरेंद्र भाई सूचना भी देंगे। आप सब लोग मजबूती से, मुस्तैदी से खुद वीरेंद्र चौधरी बन जाइए और ये चुनाव अपना समझ के लड़िए, हम सब जीतेंगे। जब ये जीतेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।